गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, हम क्यों देते हैं, किन बच्चों को, किन अडल्ट्स को, किन पेशेंट्स को दिया जाता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसको किस टेम्परेचर पे कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कौन से ब्लड को हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या है आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और माइनर रिएक्शंस, माइल्ड रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन या फिर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या क्या हो सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, किसी भी पेशेंट के अंदर हम उसके हीमोक्रिट लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है, जिसको एक टेम्परेचर के ऊपर एंटीकोगुलेंट्स और प्लाज्मा के साथ स्टोर करके रखा जाता है। और हीमोक्रिट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आरबीसी सेल्स की अमाउंट क्या वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या है, हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब बात आती है स्टोरेज ऑफ ब्लड। हमें कभी भी जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी भी चाइल्ड को, किसी भी पेशेंट को, तो उस टाइम पे हमें सेफ ब्लड का ही यूज़ करना है। दूसरी बात, डो नॉट यूज द ब्लड दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर मोर देन 35 डेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट द टॉपिक इज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एनीमिक और हीमोक्रिट लेवल को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अब बात करें अगर स्टोरेज की, ऑलवेज यूज फ्रेश ब्लड, और जो ब्लड है, डू नॉट यूज द ब्लड हैज बीन स्टोर्ड मोर देन, डोंट यूज that has been stored more than 35 days। जिस ब्लड को करीब 35 दिन हो गया उसको ऑलरेडी स्टोरेज के अंदर एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर, तो हम उस ब्लड को क्या है किसी के लिए भी, किसी भी पेशेंट के लिए उसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डू नॉट ट्रांसफ्यूज द ब्लड विद अ पैक। पैक के साथ क्या है, हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। नेवर रीयूज ए ब्लड पैक। कोई भी ब्लड पैक था जो हमने ओपन किया उसको कम्प्लीटली एक ही टाइम में फिनिश करेंगे, जिसका टाइम पीरियड 3 to 4 आवर्स तक का रखा जाता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसका फ्लो रेट इस हिसाब से एडजस्टेड किया जाता है कि उसको 3 to 4 आवर्स के अंदर हमें कंप्लीट कर देना है। जो उसके अंदर वेकेंट ब्लड बचेगा हम उसको यूज नहीं करेंगे। डू नॉट यूज द ब्लड विच इज फॉर लोंगर देन 2 आवर्स आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोई भी ऐसा ब्लड जिसको हमने 2 घंटे से हो गए हैं या 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, 2 आवर्स या लोंगर देन 2 आवर्स टाइम पीरियड इट विल टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो हम उस ब्लड को भी क्या है ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। एंड लार्ज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड स्टोर्ड एट द 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें किसी भी बच्चे को या किसी भी अडल्ट को, मेनली हम पीडियाट्रिक्स के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसी भी बड़े चाइल्ड को लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हम ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इसकी वजह से क्या है चाइल्ड को हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो सकती है। तो लार्ज ट्रांसफ्यूजन करना है जब हमें चाइल्ड को, उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट मे कंडीशन टू बी कन्वर्टेड इन द हाइपोथर्मिया। एंड इफ टाइम परमिट्स, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और हमें टाइम परमिट्स करता है, तो फर्स्ट जो हमारा ब्लड पैक है उसको 30 मिनट्स के लिए हम रूम टेम्परेचर पे नॉर्मलाइज होने देंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रॉब्लम्स। कौन कौन से इश्यूज और आ सकते हैं जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट, ब्लड कुड बी व्हीकल फॉर ट्रांसमिटिंग द इन्फेक्शन। Blood could be for
transmitting the infection such as HIV, hepatitis बी, सी, एक्सेट्रा। तो इस टाइप की जो डिजीज कंडीशंस हैं, ठीक है, मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस टाइम में हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस डोनर का ब्लड हम पेशेंट को या क्लाइंट को डोनेट कर रहे हैं या ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस पेशेंट को किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, बिकॉज ब्लड कुड बी व्हीकल। ब्लड क्या एक मीडियम बन सकता है हमारे बॉडी के अंदर इसको आगे फर्दर इन्फेक्टेड करने का, इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लड क्या एक व्हीकल का काम करेगा। तो इसलिए जो भी डोनर है उसके अंदर फर्दर HIV तो नहीं है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, मलेरिया टीबी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है, तो वो चीज़ें क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अदर बॉडी को भी क्या है अपने साथ इन्फेक्टेड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेन चीज़ क्या है हमारा इक्विपमेंट, हमें किन किन इक्विपमेंट्स की नीड होती है ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। सबसे फर्स्ट हमें क्या चाहिए होता है ब्लड कंटेनिंग, ठीक है, वाटर कंटेनिंग ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड पैक्स चाहिए हमें। उसके बाद उसका प्रॉपर जिसका RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ब्लड गिविंग सेट, देन फर्दर हमारा आएगा किसी भी तरीके स्टेराइल फोर्सेप्स, स्टेराइल सिरिंज, नीडल्स, फोर्सेप्स, सिरिंज, नीडल्स, इसके बाद स्टेराइल गॉज पीस, अल्कोहल स्वैब, स्टेराइल गॉज, अल्कोहल स्वैब। इसके बाद फर्दर हमारा क्या रहेगा टॉनिक्वेंट। टॉनिक्वेंट क्या होता है हमारा, हमें पता सबको है, लेकिन फर्दर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। कभी भी ब्लड सैंपल कोई भी लेता है तो जो लैब वाला होता है या जर्नल हम कहीं पे सैंपल दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक बेल्ट टाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड टॉनिक्वेंट्स। और टॉनिक्वेंट्स का मेन यूज़ किया जाता है बच्चों के अंदर, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर, बिकॉज उनकी वेन्स क्या वो बहुत माइनर होती हैं, तो उनको सर्च करने के लिए क्या है थोड़े से एफर्ट डालने पड़ते हैं, तो हम वहाँ पे क्या है टॉनिक्वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्म स्प्लिंट, बैंडेजेस, ताकि अगर आर्म स्प्लिंट किसे चाहिए ये भी पीडियाट्रिक में चाहिए, ताकि बच्चा क्या हैंड्स को मूवमेंट्स ना करे। एडिसिव टेप, एडेसिव टेप, IV सेट एंड पेशेंट्स चार्ट। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स की हमें नीड होगी। अब बात आती है ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। जब हम क्लाइंट को ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। सबसे फर्स्ट बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान करना है, एंड आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूजिंग कर रहे हैं तो हम सबसे फर्स्ट चेक ऑन करके रखेंगे द ब्लड इज विद द करेक्ट ग्रुप। जो ब्लड है वो हमारे पास करेक्ट ग्रुप का हो, उसका RH फैक्टर क्या है वो करेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद कौन से लैब से हमें ब्लड को इश्यू किया, जो पेशेंट का नाम वही हमारे ब्लड ग्रुप के बॉटल्स के ऊपर मेंशन होना चाहिए। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, CR नंबर, ऑन रिकॉर्ड, लैब रिकॉर्ड, सब वो हर जगह पे सिमिलर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके के रिस्क की इनकम्पेटेबिलिटी को डिक्रीज किया जा सके। The blood transfusion bag has not been opened and has no leaks.
जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पैक है, जो ब्लड बॉटल है हमारी, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ना तो वो ओपन हो और ना ही वो कहीं से ऑलरेडी लीक हो। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उस ब्लड को यूज नहीं करेंगे। द ब्लड पैक has been out of refrigerator for more than 2 hours. The plasma is not pink and the red cells do not look purple or black. जनरली क्या होगा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी ब्लड पैक या कोई भी ब्लड बॉटल जो 2 घंटे पहले से हमने बाहर निकाल के रख दी है तो हम उस ब्लड को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसका प्लाज्मा क्या है वो पिंक कलर का नहीं होता और जो ब्लड का कलर है वो चेंजेस हो जाता है, मीन्स वो एक तरीके से इन्फेक्टेड या डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे, उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। द IV लाइन इज पेटेंट एंड द नीडल यूज इज लार्ज इनफ। IV लाइन क्या है, जो हम हमारा इंट्रावेनस कैनुला यूज करेंगे वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे जो अडल्ट के लिए हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम 18 गोज का, दैट इज ग्रीन इन कलर, वो यूज करते हैं। और वहीं पे अगर पीडियाट्रिक्स में हम लोग यूज कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तो उसका IV कैनुला का गोज कितना होना चाहिए, दैट इज 22 इन नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो हमारा गोज है, गोज को भी हमें बड़ा ध्यान रखना है। नीडल गॉज IV लाइन का फॉर अडल्ट दैट इज 18 गॉज एंड फॉर चाइल्ड्स दैट इज फॉर 22 गॉज का क्या है हम लोग यूज करेंगे नीडल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। एनी साइन ऑफ द हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का हार्ट फेलियर का साइन है, इफ प्रेजेंट गिव 1 mg per kg of furosemide by IV set। 1 mg per kg क्या देना है हमें, फ्रूसेमाइड देना है इंट्रावस्कुलर। ठीक है, इंट्रावेनस ही देना है, इंट्रामस्कुलर नहीं देना, इंट्रावेनस देना। 1 mg per kg furosemide by intravenous method starts to transfuse in children whose circulating blood volume is normal and do not inject into the blood pack। और जो ये इंजेक्शन हम दे रहे हैं IV लाइन के थ्रू, इसको ब्लड के अंदर इंजेक्ट नहीं करेंगे। पहले हम क्या है चाइल्ड को फ्रूसेमाइड देंगे, उसके बाद ही क्या है हम आगे फर्दर ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। अगर ऐसा होता है कि मान लो किसी भी पेशेंट को, बच्चे को हम लोग पहले चाइल्ड को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और उसको दोबारा से फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो सेकंड पैक के साथ हमें दोबारा उसको फ्रूसेमाइड की डोज देनी है अगर उसको हार्ट फेलियर के साइन है। तो विदाउट फ्रूसेमाइड की डोज दिए बिना हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इफ अवेलेबल, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या इन्फ्यूजन डिवाइस का यूज करेंगे, क्योंकि उससे हम क्या प्रॉपर रेट एंड टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है, इन्फ्यूजन डिवाइस रेट कैलकुलेटर नहीं है, देन चेक दैट द ब्लड इज फ्लोइंग इन द करेक्ट स्पीड। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा ब्लड है वो करेक्ट स्पीड के अंदर ही इंजेक्टेड किया जाए। देन उसके बाद लुक द साइन फॉर द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड कार्डियक फेलियर। हम क्या है पेशेंट को 15 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखेंगे कि चाइल्ड को किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, कोई भी कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स तो नहीं हैं। और उसके बाद अगर हम अर्ली साइन डिटेक्ट करते हैं तो उनको क्या है कंट्रोल कर लेंगे, अगर अर्ली साइन नहीं है तो फ्लो रेट को लिटिल इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। रिकॉर्ड द चाइल्ड जर्नल अपीयरेंस, चाइल्ड को का या पेशेंट का कि हम उसका जर्नल अपीयरेंस चेकआउट करेंगे, उसके वाइटल्स प्रॉपरली लेते रहेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, एवरी 30 मिनट्स के अंदर क्या हम उसको चेकआउट करते रहेंगे। देन रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द ट्रांसफ्यूजन स्टार्टेड, किस टाइम पे हमने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट किया है और किस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिनिश हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, कितना ब्लड, कितना बीटिंग, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमने क्या ट्रांसफ्यूज किया है, एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी रिएक्शन, और किसी भी तरीके की फर्दर रिएक्शंस आई है
तो उन सारी चीज़ों को क्या हमें नोट इट डाउन करना है। तो ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके फ्लोइंग रेट को चेकआउट करना है। देन उसके बाद 15 मिनट्स के अंदर अंदर किसी भी तरह की एडवर्स रिएक्शन, कार्डियक फेलियर के रिएक्शंस है तो उनको फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ अर्ली साइन ऑफ डिटेक्शन इन द वाइटल साइन, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, हमारा टेम्परेचर, पल्स, उनको एवरी 30 मिनट्स में चेकआउट करते रहना है। एंड जो अलर्ट ट्रांसफ्यूजन हमने किस टाइम पे स्टार्ट किया था और फर्दर लास्ट किस टाइम तक हम उसको फिनिश्ड कर रहे हैं, वो टाइम और कितना ब्लड वॉल्यूम भी क्या है हम उसको प्रॉपरली नोट इट डाउन करके रखें, उसको नोट करना है। क्लियर हो गया। देन आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूज करने के बाद रीअसेस द चाइल्ड की कंडीशन को, पेशेंट की कंडीशन को रीअसेस करेंगे। इफ मोर ब्लड इज नीडेड, ठीक है, अगर हमें ज़्यादा ब्लड की नीड है, सिमिलर क्वांटिटी शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड। अगर हमने पहले फ्यूरोसमाइड दिया है तो सिमिलर क्वांटिटी ऑफ द फ्यूरोसमाइड फिर से गिवन देंगे पेशेंट को, क्या है फिर से इंजेक्ट करेंगे आईवी लाइन के थ्रू और उसके बाद ही क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देन रीअसेस द चाइल्ड 4 आवर आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट करने के 4 आवर्स बाद तक भी क्या है हम पेशेंट को रीअसेस करते रहेंगे। अब बात आती है हाँ एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब हम पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है, कुछ सीवियर होती हैं रिएक्शंस और कुछ माइल्ड होते हैं। जैसे माइल्ड ड्यू टू माइल्ड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि आउटर ब्लड है हमारी बॉडी के आरएच के साथ चीज़ों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट होगा तो एक माइनर ईची रैश हमें हो जाते हैं। तो उस टाइम इस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रांसफ्यूजन को स्लो कर देंगे और पेशेंट को क्या है आईवी के थ्रू 200 mg हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाएगा। आईवी लाइन के थ्रू 200 mg हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, इन इंजेक्शन। और इसके साथ साथ अगर हमारे पास है क्लोरोप्रेमाइन देंगे, 0.1 mg पर kg बाय इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्या है, हम किसी भी रिएक्शन को, एडवर्स रिएक्शन को या एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। अगर उसके बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट हैं देन ट्रीट अ मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस के अंदर भी क्या है, साइन यूजुअली 30 से 60 सेकंड के अंदर डेवलप्स हो जाते हैं। पेशेंट को फीवर आ जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, हार्ट रेट रेज्ड हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, हार्ट रेट रेज हो जाएगी तो पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट सीन होती है हमें 15 मिनट के लिए तो ओके रुक जाएंगे, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। और ब्लड बैंक में भी क्या है, ब्लड का सैंपल पेशेंट को किस टाइम पे स्टार्ट किया था और ब्लड पैक क्या है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए, असेसमेंट के लिए भेज देंगे। अब बात आती है लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस क्या है, हेमोलाइसिस और बैक्टीरियल कंटामिनेशन या सेप्टिक शॉक की वजह से हो सकती है, जिसमें डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को फीवर होगा, रिगर्स आएंगे, चिल्स आएंगे, रेस्टलेसनेस फील होगी, हार्ट रेट रेज्ड हो जाएगा, ब्रीथिंग फास्ट हो जाएगी, जो हमारे ब्लड यूरिन का कलर है वो ब्लैक और रेड हो जाएगा कलर के अंदर, कंफ्यूजन फील होंगे। तो वो क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें हमें सडन क्या है ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है एंड रिप्लेस द गिविंग सेट एंड कीप आईवी लाइन ओपन विद नॉर्मल लाइन। जो हमारा सेट लगाया हुआ था आईवी सेट उसको रिप्लेस कर देंगे, आईवी लाइन को ओपन रखेंगे, नॉर्मल लाइन उसको देंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एपिनेफ्रिन एड्रेनालाइन यहाँ पे देंगे। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर क्या देना हमें, एपिनेफ्रिन एड्रेनालाइन that is 0.01 mg per kg, ठीक है, बाय आईवी मेथड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जाएगी ये डोज। फिर शॉक की कंडीशन उसको ट्रीट करेंगे, पेशेंट को साथ में आईवी के थ्रू 200 mg हाइड्रोकोर्टिसोन भी देंगे, 0.1 mg पर kg के अकॉर्डिंग क्लोरोप्रेमाइन भी देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे अगर पेशेंट को वीजिंग की कंडीशन है, ठीक है। और उसके साथ साथ डॉक्टर्स को लेबोरेटरी इंचार्ज को सब कंफर्मेशन दे देंगे।
एंड ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए प्रोसोमाइड देंगे 1 mg पर केजी के अकॉर्डिंग, एंड एंटीबायोटिक फॉर एज अ ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिसीमिया। जो सेप्टिसीमिया कंडीशन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक। होपफुली आप सबको अंडरस्टूड हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस